नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी रेलवे एनटीपीसी स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम रोज़ पेपर के एनालिसिस के आधार पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमें पंचवर्षीय योजनाएं क्या है और पंचवर्षीय योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल का एक प्लान है जिसके तहत कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं और उन पर बजट रखा जाता है। 5 साल तक उन पर काम किया जाता है और फिर बाद में उन पर एनालिसिस किया जाता है कि क्या ये योजना सफल है, क्या ये योजना में कुछ कमियाँ रही है। अगर कुछ कमियाँ होती है तो अगली योजना में उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि 200 सालों तक जो भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में रहा उसकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भी तरह से जो खस्ता हालत थी उसमें सुधार करना और एक विकास की धारा को जन्म देना था दोस्तों। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में लागू की गई। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने के लिए जो प्रमुख 2 संस्थाएं हैं उनको आप सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहली जो है वो है योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, योजना आयोग का काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार करने का काम होता है योजना आयोग का। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और योजना आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको याद रखना है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को भंग करके और एक नई संस्था को जन्म दिया गया। ठीक है, और ये जन्म दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और उस संस्था का नाम है दोस्तों नीति आयोग। इसके बारे में आप भलीभांति परिचित होंगे। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो जनक कहा जाता है दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने 2015 में नीति आयोग को भंग करके और उसकी जगह एक नई संस्था को जन्म दिया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का काम होता है दोस्तों सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करना, इसका आपको याद रखना है। तो ये जो हमारा योजना आयोग था इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना की जो सबसे पहले दुनिया में शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये हुई थी रूस में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना की सबसे पहले शुरुआत हुई थी रूस में और रूस देश से ही भारत ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। इसका जो समय था दोस्तों ये 1951 से और 1956 के बीच में था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। योजना में कृषि और सिंचाई इसको मुख्य प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता किसको दी गई? तो कृषि और सिंचाई को। एनटीपीसी में यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि कृषि और सिंचाई जो प्राथमिकता दी गई थी ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, ऐसा आपको याद रखना है। इस योजना में जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया गया उनमें प्रमुख थे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं।
अब दोस्तों इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि क्षेत्र में विकास करना, क्योंकि देश काफ़ी गरीब था और उस स्थिति से आत्मनिर्भर बनने के लिए इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की ज़रूरत पड़ी। इन परियोजनाओं के दो प्रमुख काम थे। एक तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, ठीक है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, और दूसरा था दोस्तों बिजली उत्पन्न करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बिजली उत्पन्न करना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको याद रखना है कि भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जो परियोजनाएं ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। एक जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो किया गया दोस्तों 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था जो गरीब समुदाय थे या जो पिछड़े हुए लोग थे उनका विकास करना, ठीक है। आगे जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं उनमें आते हैं युद्ध विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, ठीक है दोस्तों। आ गया है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। इस योजना का जो एनालिसिस रहा, इस योजना में वृद्धि दर दर्ज की गई थी दोस्तों 2.1%। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। योजना का जो मुख्य फोकस था वो था दोस्तों भारी उद्योगों को विकसित करना, और ये हुआ भी। जो हमारे महत्वपूर्ण भारी उद्योग है जिनमें कुछ स्टील प्लांट आते हैं, जिनमें प्रमुख है दोस्तों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये कुछ लौह इस्पात संयंत्र है जिनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चितरंजन लोकोमोटिव, ये आपको सबको पता होगा, और सिंदरी उर्वरक कारखाना, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किए गए, ठीक है दोस्तों। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने हर तथ्य को इसमें डिस्कस किया है, तो आपको सभी पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सबसे पहली बात, समाजवादी समाज की स्थापना करना, तीव्र गति से औद्योगिकरण, क्योंकि अगर औद्योगिकरण बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार अगर लोगों को मिलेगा तो उनसे उनका क्या होगा दोस्तों, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। अगला जो उद्देश्य था इसमें राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करना, ठीक है। पूंजी निवेश में 11% की वृद्धि करना इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। अगली है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय था दोस्तों 1961 से 1966 के बीच में। इस योजना में कृषि और उद्योग इन दोनों को सम्मिलित रूप से बल दिया गया, ठीक है। इस योजना का कोई विशेष मॉडल नहीं था, पर ऐसा मानते हैं कि जे सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर ये योजना आधारित थी। तो आपको याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? तो जे सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ठीक है दोस्तों। यह योजना अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वतः स्फूर्ति बनाने के लक्ष्य के साथ चालू की गई थी। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं घटी, जिनमें प्रमुख था भारत चीन युद्ध 1962, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1965-66 का अकाल, ठीक है। इस कारण से ये योजना अपने समुचित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें रुपये का उन्मूलन किया गया, क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो इन घटनाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में स्टील प्लांट की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। और जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी जो प्रथम दहन भट्टी है, इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1972 में
श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि हमारे भारत की क्या थी, प्रथम महिला पीएम। ये भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों जितने भी स्टील प्लांट है, यहाँ से एनटीपीसी की प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने इसका एक वीडियो अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका इससे जुड़ा हुआ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की जो वृद्धि दर थी वो लक्ष्य से कम रही, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण समुचित रूप से सरकार इस पर फोकस नहीं कर सकी। तो लक्ष्य था दोस्तों इसका 5.6%, लेकिन इसका जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो हुआ 2.4%, जो कि इसके टारगेट से बहुत कम था। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा वीडियो है, अगली योजना है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजनाएं। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था ये 1969 से 1974 के बीच रहा। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि 1966 के बाद 3 साल तक एक वर्षीय योजनाएं गवर्नमेंट ने लागू की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का आपको याद रखना है कि ये 1969 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, 74 तक। इस योजना का जो प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडविल ने तैयार किया था। याद रखना है आपको, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DR गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। आगे है, इस योजना के दौरान क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ये आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या में कमी लाना। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या में कमी लाना। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि जो भारत में सूखे क्षेत्र हैं, जैसे थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक रूप से विकास किया जा सके। दोस्तों योजना का जो लक्ष्य था वो था 5.6% का, और प्राप्ति हुई थी दोस्तों इसकी 3.3%। तो ध्यान रखना है आपको कि चौथी पंचवर्षीय योजना भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई थी, और इसकी जो वृद्धि दर थी वो लक्ष्य से कम रही थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। आपको हर पॉइंट को नोटिस करना है, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे। ठीक है, अगली जो पंचवर्षीय योजनाएं, 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये था गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। योजना का जो प्रारूप तैयार किया था ये DP धर ने तैयार किया था दोस्तों। किसने तैयार किया? DP धर ने। इसमें ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मतलब आपको जितनी भी कम आवश्यकता हो वो आपको इसमें प्रायोरिटी देनी थी। ठीक है, इस योजना में जो प्रमुख घटनाएं घटी उनमें था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण बैंकों की स्थापना का, वो गाँव के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। याद रखना है आपको, गाँव के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस योजना के दौरान ही काम के बदले अनाज, इम्पोर्टेंट योजनाएं दोस्तों, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। यह योजना 1 वर्ष पहले ही 1978 में बंद कर दी जाती है। ऐसा कैसे होता है दोस्तों, ये समझिए आप। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही बंद हो गई। तो वो थी कौन सी दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं। ऐसा इसलिए होता है कि
77 में क्या लगता है देश में? आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है। ठीक है दोस्तों। और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनको इस्तीफा देना पड़ता है और दोबारा देश में चुनाव होते हैं। उन चुनावों में जनता पार्टी को बहुमत मिलता है। इस कारण से जनता पार्टी सरकार समय से पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देती है। ठीक है। आगे अगली है, उसके बाद जो जनता पार्टी सरकार थी दोस्तों, ये एक नई योजना लेके आती है जिसको बोला गया अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, कि अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है दोस्तों, अनवरत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1978 को हुई थी। यह योजना गुन्नार मिडल मॉडल के आधार पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना को लागू करने का श्रेय DT लक्कड़वाला को जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो मैंने आपको बताया आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको बोला जाता है दोस्तों ट्राइसेम। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया, ये अनवरत योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। इस योजना में काले धन को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो 1000 के नोट थे, ठीक है, इनको बैन किया गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनके संग्रहण से क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि पूरे देश में शराबबंदी रोक दी गई, मतलब शराब को बेचना, ठीक है, और पीना, ये सब क्या किया, इलीगल कर दिया। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत भी अनवरत योजना के दौरान की गई। अगली हमारी योजना है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत थी दोस्तों, ये 1 अप्रैल 1980 से और 1985 के बीच में हुई थी। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1979 से और 1980 तक भारत में योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश का मतलब है कि इस समय भारत में कोई भी योजना लागू नहीं की गई थी। ठीक है दोस्तों। आगे छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर इस योजना में काम किया गया। ठीक है दोस्तों। आगे है घरेलू ऊर्जा क्षेत्रों का तेज़ी से विकास करना तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक परिभाषित किया गया। अब देखो दोस्तों, इस गरीबी निर्देशांक में क्या था कि इसमें गरीबी की परिभाषा दी गई। परिभाषा ये थी दोस्तों कि अगर गांव के आदमी को 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है एक दिन का, तो वो किस में आएगा, गरीबी रेखा के नीचे आएगा। और शहर के आदमी को 2100 कैलोरी का भोजन अगर नहीं मिल रहा है डेली का, तो वो किस में आएगा दोस्तों, गरीबी के नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना की गई। इसके अलावा एक बैंक और है जिसकी स्थापना की गई थी, उसका नाम है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। आपको याद रखना है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, इसको ही बोला जाता है एग्जिम बैंक। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1982 में। ठीक है दोस्तों। आगे है, इस योजना में जो वृद्धि दर थी वो लक्ष्य से अधिक थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर थी वो लक्ष्य से अधिक थी, तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना में। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका समय काल था 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है दोस्तों।
इस योजना के दौरान ही इंदिरा आवास योजना 1985-86 इम्पोर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989, ये योजनाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। तो आपको याद रखना है इंदिरा आवास योजना कब लागू की गई थी, 1985-86 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में। इसके अलावा 1986 में स्पीड पोस्ट व्यवस्था, 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना की गई। स्पीड पोस्ट के बारे में तो आप सब जानते होंगे, कम समय में एक पोस्ट को दूसरी जगह पर पहुंचाना, इसको बोला जाता है स्पीड पोस्ट। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखनी है, 1986 में ही आपके 2 अधिनियम आए थे। कौन कौन से? एक आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और एक आया था कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो प्रोफेसर राज कृष्णा थे, इन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर की रूप में वर्णित किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया था। और ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है प्रोफेसर राज कृष्णा ने। इस योजना का लक्ष्य 5% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना था। खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे 2 वार्षिक योजनाएं आती है 1990 से 1992 के बीच में, क्योंकि इस दौरान क्या होता है दोस्तों, कुछ राजनीतिक उथल-पुथल होती है जिसकी वजह से नई योजनाएं तैयार नहीं हो पाती। क्योंकि आप सबको तो पता होगा कि 1991 में ही जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही 2 वार्षिक योजनाएं इस दौरान लाई गई। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 से 92 के दौरान 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 91 में नई आर्थिक सुधार की घोषणा की गई। अब देखो दोस्तों, आर्थिक सुधार में क्या था कि पहले जो भारतीय कंपनियां थी, यहाँ पर विदेशी निवेश की कोई छूट नहीं थी। ठीक है ना, मतलब ऐसे कानून था कि बाहर के लोग यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते थे। आर्थिक सुधार नीति में क्या हुआ कि जो बाहर की देश की कंपनियां हैं, विदेशों की जो कंपनियां थी, उनको छूट दी गई। उनको बोला गया कि आप भारत में आइए और निवेश करिए। ठीक है, तो ये थी आर्थिक सुधार की नीति। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 1990 में ही सरकार के द्वारा सिडबी बैंक की स्थापना की गई। सिडबी बैंक का जो मुख्य उद्देश्य था वो छोटे उद्योगों को विकसित करना था। ठीक है दोस्तों, सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ यूपी में इसका मुख्यालय सिडबी का, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगली जो पंचवर्षीय योजना है हमारी वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। शुरू की हुई थी दोस्तों, इसका जो समय काल था ये 1992 से और 1997 के बीच में था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी दोस्तों, वो दी गई थी मानव संसाधन का विकास। ठीक है, यानी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि मानव संसाधन का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। और मानव संसाधन विकास का मतलब होता है दोस्तों रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य में वृद्धि। ठीक है, अगर ये तीनों आपके अच्छे हैं तो आप समझो विकसित अवस्था में हैं। ठीक है, आगे यह योजना उदारीकरण के बाद लागू की गई। इस योजना में जॉर्ज डब्ल्यू मूलर मॉडल को स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब ये कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, इस योजना का जो लक्षित विकास था वो था 5.6% और वास्तविक उपलब्धि थी दोस्तों इसकी 6.8%। इसका मतलब ये है कि ये योजना भी लक्ष्य से ज़्यादा रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को निरक्षरता से पूर्णतः समाप्त करना। यानी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनसे 15 से 35 वर्ष के जो निरक्षर लोग थे उनको शिक्षित किया गया। इसके अलावा विकास प्रक्रिया को स्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन,
संचार, सिंचाई आदि को मजबूत करना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की लाइनें बनाना, सड़कें बनाना, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करना, डैम बनाना, जिससे नहरें बनाना, जिससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके और लोग का आर्थिक विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय काल रहा है ये रहा है दोस्तों 1997 से 2002। याद रखना है दोस्तों, ये 97 है यहाँ पे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धिता। योजना के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई। उसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शामिल की गई। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे जो हमारी योजना है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो योजना थी ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कृषि विकास तथा ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय, बल किस पर? कृषि विकास पर, और व्यय सबसे ज़्यादा किस पर किया गया? ऊर्जा पर। ठीक है, आप सभी को पता है जो देश ऊर्जा में संपन्न है वो देश क्या होगा? विकसित होगा। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ये था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को 80% करना। ठीक है दोस्तों, आगे है मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1000 प्रति जीवित जन्म के स्तर पर लाना। कुल प्रजनन दर को 2.1% तक लाना। इस योजना के प्रमुख बिंदु थे। आगे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय काल रहा है ये 2012 से और 2017 के बीच में रहा है। योजना के जो मुख्य बिंदु है दोस्तों उनमें है तीव्र धारणीय विकास, ठीक है, और समावेशी विकास। तीव्र धारणीय और समावेशी विकास इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। योजना में ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला अधिकरण, बाल अधिकार और सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।